शी वेटेड, फिर भी अब वेट कर रही है। मेजरिंग इन दिस वे, मेजर करना मतलब नापना। मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, और अपने अंदर जो उसका बदलाव आ रहा था इस सोच के दौरान, उसको वो एक तरीके से नाप रही थी, एक तरीके से महसूस कर रही थी अपने अंदर के बदलाव को। किस तरह के बदलाव आ रहे थे? पहला, एक्साइटमेंट जो था शुरू में, उसको देखने का, वेट करने का एक्साइटमेंट, वो धीरे धीरे बदलता है जब समय निकलता जा रहा है और शंकाएं शुरू होती हैं। उसके बाद दूसरा बदलाव कि अब मैं क्या बोलूँगी, लोगों की चिंता शुरू हो गई। तीसरा, वो अपने को जब सुकून देती है, अपने को जब एक तरीके से राहत देना चाहती है कि ठीक है, दुनिया एक तरफ, मुझे कोई इसके डर नहीं है। पर साथ ही साथ चौथा बदलाव कि अब मैं दूसरों को गलत साबित कर ही नहीं पाऊंगी। लोग हमेशा मेरे को ही बोलेंगे कि तुम हमेशा गलत गलत बोलते हो। तो ये बड़ी अजीब स्थिति, इस प्रकार की जो स्थिति से वो गुजर रही थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इस कहानी में कि कैसे एक बच्ची कल्पना की उड़ान में जाती है और एक बार वो झूठ बोलती है तो देखिए कितने उसको झूठ बोलने पड़ते हैं और कितनी चिंताओं से वो गुजरने लगती, व्यर्थ की चिंताएं। उसको पता है सब मन गढ़ंत है, लेकिन फिर भी एक आदत में, आज किशोरावस्था की दहलीज में जो लोग आते हैं, काफ़ी लोग ऐसे ही कुछ कर बैठते हैं। ये उसका उदाहरण है ये कहानी। She waited, measuring in this way the changes taking place in her. अपने अंदर जो बदलाव हो रहा था उस क्षण जब वो वहाँ बैठी थी, उस बदलाव को वो महसूस कर रही थी। रेजिग्नेशन वॉज नॉट सडन थिंग। और ये संतोष जो कर देना, टू रिजाइन मतलब संतोष कर देना, टू रिजाइन मतलब टू रिजाइन मतलब दूर हट जाना, टू रिजाइन मतलब एक तरीके से अपने को सरेंडर कर देना, अपना समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, संतोष कर लेना जो भी है उससे। तो यहाँ पर और आपने जाना है रेजिग्नेशन का मतलब होता है इस्तीफा, लेकिन यहाँ रेजिग्नेशन का मतलब दूसरा है। वही कंटेक्स्ट में शब्दों को समझने की ज़रूरत है। बारंबार इस कहानी में कंटेक्स्ट के साथ शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ रेजिग्नेशन का अर्थ होता है संतोष कर लेना। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। अब वो कह रही थी इतनी ऐसे अचानक संतोष थोड़ी हो जाएगा सब सोच के, टाइम लगेगा कि हाँ ठीक है ये सब गलत था, गप थी, कोरी कहानी थी, ये सब को रियलाइज़ करने में भी समय लगता है। नाउ आई हैव बिकम सैड, और सोफी अब दुखी होने लगती है। शी थॉट, सोचती है कि अब मैं दुखी हो रही हूँ। एंड इट इज़ ए हार्ड बर्डन टू कैरी। हार्ड बर्डन, बर्डन मतलब वजन, ढोने का ये बहुत बड़ा वजन है। दुख, किस बात, किस चीज़ को ढोने का? दुख को ढोने का। कौन सा दुख? कैसी के ना आने का दुख, क्योंकि उसके ना आने से अब दुनिया के सामने मेरी जो फजीहत होगी उसकी चिंता उसको बहुत सता रही थी। एंड इट इज ए हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। ये जो दुख है इसको कैरी करना, ढोना बहुत कठिन काम है। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर। यहाँ बैठे हुए उसकी प्रतीक्षा करते हुए और ये जानते हुए कि वो नहीं आएगा, क्योंकि अब वो समझ रही वो उसको मालूम है कि ये सब कोरी गप है। तो यहाँ बैठे हुए उसकी प्रतीक्षा करते हुए और ये जानते हुए वो नहीं आएगा, अब मैं समझ सकती हूँ आगे क्या होने वाला है। आई कैन सी द फ्यूचर, अब मैं अंदाज लगा सकती हूँ आगे क्या होगा। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और कैसे मुझे इस दुख के साथ रहना पड़ेगा आगे के जीवन में, क्योंकि अब लोग उसको दूसरे नज़रिए से देखेंगे, उसको झूठा मानेंगे, गलत मानेंगे हर बार, और हर बार गलत मानने का जो खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा वो बड़ा भारी होगा। ऐसा सोफी को बार बार लग रहा है, वो मेरे लिए एक बोझ होगा। बर्डन माने बोझ। Sitting here and waiting, knowing he will not come, I can see the future.
एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और अब मुझे कैसे जीना पड़ेगा आगे इस समस्या के साथ, ये मैं जानती हूँ. दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी. दे मतलब जॉफ, फादर, जेंसी, फ्रैंक और दूसरे लोग जिनको ये कहानी मालूम पड़ेगी, वो लोग हमेशा उसको शंका करेंगे. दे विल ऑलवेज डाउट मी एज दे हैव ऑलवेज डाउटेड मी. जैसे वो पहले शंका करते थे पूर्व में भी, वैसे अभी भी डाउट करेंगे. बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, लेकिन मुझे अपना सिर ऊंचा रखना पड़ेगा. रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मुझे अब अपने को मजबूत रखना होगा ये सब जैसे हुआ उस स्थिति में. ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम. टू एनविसेज करना मतलब एक तरीके से सोचना, कल्पना करना. कोरी कल्पना नहीं, किसी बात पर आधारित चीज, उसको एनविसेज कहते हैं. ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम and Joff's disappointed face when I tell him. अब मैं कल्पना कर रही हूँ कि जब मैं घर जा रही हूँ धीरे धीरे, कि जॉफ का निराशाजनक चेहरा, हतोत्साहित चेहरा, disappointed face when I tell him, जब मैं उसको कहूँगी he didn't come, वो नहीं आया. that Danny he didn't come, जब मैं ऐसा कहूँगी तो मैं कल्पना कर सकती हूँ कि जॉफ का चेहरा कैसा होगा. And then he will fly out and slam the door. वो उछलेगा और दरवाजे को बंद कर देगा. ये सब कल्पना, फिर कल्पना की उड़ान है सोफी की. अब वो निराशा भरी उड़ान है. जब उसको मैं बताऊंगी कि ये नहीं आया, कैसी नहीं आया, तो जॉफ एकदम उछलेगा, दरवाजे को बंद कर देगा. He'll slam the door. To slam the door मतलब बंद कर देना. But we know how it was. लेकिन हमें मालूम है कि ये सब क्या था. I shall tell myself, Danny and me. It is a hard thing, this sadness. ऐसा कह के वो अपने को शांत करा रही है. ये बड़ा कठिन है. She climbed the crumbling steps to the street. अब वो जो सीढ़ियाँ बनी थी वहाँ पर क्रम्बल कर रही थी. क्रम्बल होना मतलब धराशायी होना, टूटना, टुकड़े टुकड़े होना, जर्जर होना. तो शी क्लाइम द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट. मुख्य रोड पर आने के लिए वो जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, चढ़ने लगी, वो सीढ़ियाँ जो टूट रही थीं. आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल propped against the wall. और वापस जाते हुए उसने देखा पिताजी की साइकिल खड़ी है पब के सामने. पब मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, शराब खाना, जहाँ जाके तुरंत लोग, पश्चिमी देश में ये बड़ी कॉमन चीज़ है, वहाँ जाते हैं और खड़े खड़े शराब खरीदते हैं और पीते हैं. वो एक छोटी छोटी जगहें होती हैं. वहाँ पर पिताजी की साइकिल मैंने खड़ी देखी. She outside the pub she passed her father's bicycle. उसने उसकी साइकिल को, पिताजी की साइकिल को पार किया. वो साइकिल जो दीवार के सहारे टिकी थी. प्रॉप मतलब टिके होना, बाहर झांकते रहना, अगेंस्ट द वॉल. और मुझे खुशी हुई, ओह पिताजी यहाँ हैं अभी, उनके आने के पहले मैं घर पहुँच जाऊँ. He would not be there when she gets home. उसके मन में ये खुशी हुई कि अरे चलो भाई पिताजी यहाँ हैं, उनके आने के पहले मैं घर पहुँच जाऊँ. अर्थात मेरे घर पहुँचने तक वो वहाँ नहीं रहेंगे. ही विल नॉट बी, जब मैं घर पहुँचूंगी वो वहाँ नहीं रहेंगे. एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसी. फिर वो सोचती है, फिर वो कहती है, उसको याद आते हैं वो वाक्य. एक्सक्यूज मी, आर यू नॉट डैनी कैसी. Coming through the arcade, she pictured him again outside Royce. Royce's shop वही जगह है जहाँ पर पहली बार उसने कल्पना की थी. किसी की आवाज़ सुनी साइड में खड़े हुए और उसको लगा ये डैनी कैसी है. अब जब वो पार हो रही उस जगह से तो उसे फिर याद आ रहा है. Coming through the arcade, she pictured him again
आउटसाइड रॉय से। वही आर्केड, उस दुकान के पास जब वो पहुंची, फिर उसके दिमाग के सामने वो पिक्चर आ गया, वो दृश्य आ गया जिसमें वो बाजू में खड़ा है और डैनी कैसी क्या बोलती, और सोफी डैनी कैसी को क्या बोलती है, कल्पना करते हुए कि डैनी कैसी है, उसको बोलती है, एक्सक्यूज मी, आरंट यू डैनी कैसी? ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, वो मुड़ता है, थोड़ा सा चेहरा उसका लाल होता है और कहता है, यस यू आर राइट, आई वॉच यू एवरी वीक, मैं तुम्हें हर वीक देखती हूँ। कहाँ देखती हूँ? फुटबॉल ग्राउंड में, विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, अपने फादर बेटों के साथ, भाई के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, तुम बहुत, हमको लगता है तुम बड़े महान खिलाड़ी हो। ओह वेल नाउ दैट वेरी नाइस, कैसी बोल रहा है, ऐसा सोफी सोच रही है, वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। जब सोफी उसको कहती है कल्पना में कि हम लोग तुमको बहुत महान खिलाड़ी मानते हैं, हमारा पूरा परिवार, तो कैसी कहता है, ओह दैट्स नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, मुझे पूछना चाहिए, आई वंडर, मैं नहीं समझ रही हूँ कि क्या तुम, वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, माइंड मतलब दिमाग, और टू माइंड मतलब, टू माइंड मीन्स करने का कुछ इच्छा रखना। विल यू माइंड कमिंग टू मी, क्या तुम मेरे यहाँ आना पसंद करोगे? विल यू माइंड गोइंग टू मीट दैट टीचर, टू माइंड मतलब पसंद करना, टू माइंड मतलब ध्यान में रखना। सो आई वंडर, और वो कहती है, मैं, क्या तुम मेरे ऑटोग्राफ करोगे? क्योंकि बात तो ऑटोग्राफ की ही हुई थी, मिलेंगे तो ऑटोग्राफ करेंगे। वुड यू केयर टू सी मी नेक्स्ट वीक, ऐसी बात कैसी ने कही थी मतलब ये सब कपोल कल्पना है। His eyes are on the same level as your own, उसकी आंखें उसी लेवल पर हैं जिस लेवल पे उसकी थी। His nose is freckled, उसकी जो नाक है वो थोड़ी सी धूल धूसरित है, and turns upward slightly, थोड़ी बेंड है नाक, and when he smiles he does show shyly, शाई होना मतलब थोड़ा शर्मा जाना, थोड़ा लज्जित महसूस होना, शर्माना, शर्मीला, शाइली मतलब थोड़े शर्मीले तरीके से वो मुस्कुराता है। एक्सपोजिंग टीथ विथ गैप्स बिटवीन, और मुस्कुराते समय उसके होंठ खुल जाते हैं जिससे दांत दिखाई देते हैं और दांत के बीच के गैप दिखाई देता है। आपको याद है कहानी के शुरू में मैंने बताया था कि दांत कैसे दिखते हैं, ये कैसी के दांत कैसे दिखते हैं, सोफी जॉफ को बताने वाली थी लेकिन बताते बताते रुक गई। यहाँ पर अब वो डिस्क्रिप्शन है कि उसके दांतों में गैप है। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी हैं, एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, और जब वह तुम्हारी तरफ सीधा देखता है, सो इट सीम्स टू सिमर। सिमर मतलब क्या होता है? शिमर मतलब थोड़ा सा हिलते डुलताना। दे सीम जेंटल, ऑलमोस्ट अफ्रेड, थोड़े घबराए हुए लगते हैं, इतने जेंटल, इतने सभ्य, सोबर हो जाते हैं घबराए हुए। लाइक ए गजाले, गजाले इज नेम ऑफ ए डियर, एक हिरण का एक प्रकार है। उस प्रकार वो बड़ा सौम्य है हिरण, अपने नेचर में, अपनी प्रकृति में, दिखने में बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, बहुत विनम्र दिखता है। उसी की तुलना इससे कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लाइक गजाले, दे सीम जेंटल, एंड यू लुक अवे, यू लेट हिज आईज रन ओवर यू ए लिटिल, एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस, एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल, और फिर वो कहता है मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, और फिर रियलाइज होता है कि मेरे पास भी नहीं है। उस समय नाइदर शब्द आया था, अब यहाँ आइदर, यू हैवंट आइदर। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी, मेरे भाई बड़ा अफसोस महसूस करेंगे। किस बात के लिए? ऑटोग्राफ नहीं आया। एंड आफ्टरवर्ड यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर ए लॉन्ग वाइल,
और बाद में आर्केड में बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करेंगे. स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, द शिमर ऑफ ग्रीन आईज, चमक, आंख की जो चमक है वो थी. नो टॉलर देन यू, नो बोल्डर देन यू, द प्रोडिजी. प्रोडिजी मतलब बहुत विलक्षण प्रतिभा वाला, विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति प्रोडिजी कहलाता है. मैंने पहले भी बताया. प्रोडिजी, द इनोसेंट जीनियर, द ग्रेट डैनी कैसी. इनोसेंट जीनियस, बड़ा सरल विनम्र, जीनियस महान, द ग्रेट डैनी कैसी. एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, सॉ हिम गोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स. और मैंने यहाँ पर शी मतलब सोफी, सोफी सॉ इट ऑल अगेन, उसने फिर से सोफी ने उसको देखा. सॉ हिम गोस पास द लंबरिंग डिफेंडर. लंबरिंग करना मतलब जो थोड़ा आराम से चलने वाले जो डिफेंडर थे फुटबॉल के मैदान में, उनके बाजू से जाते हुए. हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही हावर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल. और उसने बहुत शोरगुल सुना जब कैसी डिफेंडर्स को पार करते हुए, लंबरिंग डिफेंडर्स को पार करते हुए आगे बढ़ता है. तो 50,000 लोग जो वहाँ बैठे थे उन्होंने अपनी सांसें रोक दी. कैच देयर ब्रेथ, कब? जब वो गोल करने के लिए घुसता है. एज ही हावर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल. हावर करना मतलब मंडराना. द हेलीकॉप्टर इज हावरिंग ओवर माई हाउस. A helicopter is hovering over my house. मंडराना, हावर मतलब उड़ना नहीं. Flying over my house means उड़ना, और हावर मतलब मंडराना. So here 50,000 people will catch their breath. They were catching, they almost caught their breath as he hovered momentarily. Momentarily मतलब कुछ क्षण के लिए, क्षणिक, कुछ क्षणिक पल के लिए जब वो बॉल के ऊपर मंडराया. And then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal. और फिर जोरदार शोर हुआ जब उसने बड़े शानदार तरीके से बॉल को गोल पोस्ट में डाल दिया. The sudden thunderous eruption of exultant approbation. Approbation मतलब खुशी, exultant मतलब उत्साहित, thunderous मतलब शोरगुल, थंडर आवाज. जो पानी गिरता है, बिजली चमकती है तो उसके आता थंडर होता है. थंडर स्टॉर्म, शोरगुल. थंडरस इरप्शन, टू इरप्ट मतलब बाहर निकलना. थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, बहुत जोरदार आवाज होती है उसके गोल करने के परिणाम स्वरूप. जो खुशी है, पहले तो वो बॉल के ऊपर जब पहुंच रहा है, बॉल को पकड़ने जा रहा है, तब तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं क्योंकि वो गोल के पास पहुंच रहा है. और अब हुआ गोल, तब हुआ, या शायद अब वो गोल नहीं कर पाएगा, तब गोल नहीं कर पाएगा, ऐसी स्थिति आ जाती है. और फिर अचानक वो एक लंबा शॉट मारता है. एंड देन एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पी इनटू द गोल. बड़े शानदार तरीके से, बड़ी सफाई से उसने बहुत एक गोल शॉट मारा. और उसका परिणाम क्या हुआ? पूरा हॉल जो था, पूरा जो स्टेडियम था, वहाँ थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन उसको मिलता है. इस प्रकार ये जो कहानी है, ये कहानी पूरी तरह से कल्पना की उड़ान है. और किसके द्वारा? एक टीनेज गर्ल के द्वारा जो एडोलेसेंट पे है, किशोरावस्था में है. तो किशोरावस्था की स्थिति में सोफी जिस दौर से गुजर रही है, हम में से, आप में से बहुत से लोग इस दौर से गुजरते हैं. और इसीलिए मैंने जिक्र किया कि इस उम्र में लोग अपने कमरों में, बहुत लोगों को देखा गया है, बहुत तरह के पोस्टर लगा लेते हैं और उनको अपने नायक के रूप में देखते हैं, अपने हीरो के रूप में देखते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं. सो यू कैन रिलेट योर सेल्फ विद दिस स्टोरी एंड विद दिस कैरेक्टर. आप इसमें से कौन सा कैरेक्टर हो? क्या आप सोफी हैं?
या आप बहुत रियलिस्टिक हैं जो धरातल पर हैं वास्तविकता में, जैसा कि उसका भाई जॉफ है जो बिल्कुल सही तरीके से अपनी बहन को जज कर रहा है, जान रहा है कि बहन छोटी है, इस उम्र में ऐसा सब उचक्कापन हल्कापन रहता ही है। लाइक ए मैच्योर ब्रदर ही इज बिहेविंग। तो क्या आप वो हैं, या क्या आप जेंसी जैसे हैं, और या उस तरह के व्यवहार वाले जैसा कि सोफी के पिताजी हैं। So you have to identify yourself from these characters. But it is generally seen that most of us at this age are somewhat like Sophie. And you see, on the one hand, she has her hero in the form of Danny Cassie, the great footballer of Ireland. On the other hand, she also has the dream of becoming a film actress, as if it's a cakewalk. मानो बड़ा सरल काम है। फिल्म एक्ट्रेस बनने की कल्पना देख करना बहुत सरल है, बट उस लेवल तक जाना बहुत ही कठिन काम है। लाखों लोग फिल्म वर्ल्ड में पड़े रहते हैं और उसमें से 2 लोग हीरो हीरोइन बनते हैं, बाकी सब द रेस्ट ऑफ द पीपल गेट स्वेप्ट असाइड, बाकी सब बह जाते हैं। लेकिन ये उम्र का तकाजा है दैट दिस हैपन्स। Still people believe in hero worship when they are adolescent. Still believe in those fantasizing. They believe in a make-believe world. Make-believe world मतलब कल्पना वाली दुनिया। Make-believe world, कल्पना वाली दुनिया में रहते हैं, जहाँ पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, कितनी दूर की सोचते हैं, और कई बार जो सोचते हैं उसको सच्चा मानते हुए उसको हाँकते भी हैं। जैसे सोफी ने जॉफ को बताने की कोशिश की और जॉफ ने कुछ बातें जेंसी को बता दी या फ्रैंक को बता दी। सो दिस स्टोरी इज अबाउट चिल्ड्रन ऑफ दिस एज। होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। This story has lot of words. A very important point, and second point about this is, first point is you relate yourself with the story and character. The second point about the story is that it has lot of difficult words for you, I must say. But then these words are not difficult. Most of these words you know. इनमें से बहुत से शब्द आपको मालूम है, आपने पढ़े हैं, बट इस कहानी में वे शब्द थोड़े दूसरे रूप में उपयोग किए गए हैं। इनका उपयोग कुछ दूसरे रूप से किया गया है। डाइंग आवर, एक शब्द है डाइंग आवर, DYING, डाइंग आवर ऑफ द डे। डाई मतलब DIE डाई मतलब मरना, DIE डाई मतलब मरना, आप जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन डाइंग आवर्स मतलब क्या होता है? इन द डाइंग आवर्स ऑफ द डे मतलब जब शाम ढल रही है। मृत्यु से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ एक समानता है। मृत्यु वो स्टेज है जब जीवन ढल जाता है, उससे बना है ये डाइंग आवर्स ऑफ द डे। इन द क्लोजिंग आवर्स ऑफ द नाइट, इन द क्लोजिंग आवर्स ऑफ द डे, क्लोज करना मतलब बंद, आप जानते हैं, और क्लोजिंग आवर्स मतलब शाम के ढलने के समय। सो क्लोज का देखिए कैसा उपयोग है इस कहानी में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू बिलीव दैट यू हैव सीन मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, you have come across most of these words. You only have to relate it to the context. किस संबंध में यहाँ पर इन शब्दों का उपयोग किया है, इसको आपको बार बार पढ़ना होगा, समझना होगा, and then it will be very interesting story and it will be very easy for you to understand, to learn. The third thing about this is it has conversation all along. लगातार इसमें सभी भागों में कहानी के कन्वर्सेशन है, बातचीत है,
और जो बातचीत में आपको समझना है कि कौन कौन सी बात कर रहा है, हु इज टॉकिंग व्हाट. एवरी सेंटेंस which is spoken by somebody has inverted comma. Now this sentence within inverted comma is said by whom? That you have to identify. कि inverted comma के अंदर ये वाला वाक्य किसने कहा है, ये वाक्य किसने कहा है, ये वाक्य किसने कहा है. That you have to try to understand. And if you have understood that well, then you have understood the story well. With this we nearly conclude the story and its important aspects. Before we proceed further, I would like to take you round with a series of words which are there. And you must know, you must try to understand that the meanings given here are in context with the way they have been used. जिस तरीके से उसका यहाँ उपयोग हुआ है किसी शब्द का, उस शब्द का अर्थ उसके अनुसार यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको. And it's a long series of words that you must try to understand. And so let's go with these new words.